स्टूडेंट, हम यहाँ कुछ टिप्स और ट्रिक्स देने वाले हैं कि कई बार अगर कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में कोई फार्मूला आपके सामने आ जाए या कोई कॉम्बिनेशन किसी दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ का आ जाए तो उसके लिए आंसर क्या बन सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है। मान लीजिए मैं आर सी मतलब आर फॉर रेजिस्टेंस, राइट, और सी फॉर कैपेसिटेंस अगर है तो इसमें अगर इससे रिलेटेड मुझे कोई डायमेंशन पूछ ले कि इसका डायमेंशन क्या है तो अननेसेसरी मुझे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की फार्मूले, उससे रिलेटेड जो फार्मूले है और वो सारी चीज़ें नहीं रखना है। देखिए, आपने पढ़ते समय ये चीज़ आपके साथ सामने कहीं ना कहीं आई होगी, आर सी इज़ अज्यूम टू बी टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट से ये चीज़ पता चल रही है कि दिस इज़ बिहेविंग लाइक अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड टाइम। तो टाइम कांस्टेंट है तो डेफिनेटली m0, l0 और t⁻1 ये इसका डायमेंशन बच्चों बन चुका है। अच्छा, इसके जैसा और कौन है, कोई याद आता है आपको? तो देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ एल सी, आपने एल सी ऑसिलेटर पढ़ा होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ एल सी इसका डायमेंशन भी अगर आप बात करें तो यस, टाइम से रिलेट कर रहा है। एंड एल डिवाइडेड बाय आर, एल कौन है इसमें बच्चों? एल है इंडक्टर, एल है इंडक्टर और आर तो रेजिस्टेंस है ही है। तो देखिए, तीन कॉम्बिनेशन मैंने आपको दे दिया है, आर सी, रूट एल सी और एल डिवाइडेड बाय आर। इन तीनों से रिलेट अगर करें तो इन तीनों का जो है डायमेंशन टाइम से रिलेट करेगा, टाइम का ही आएगा। फिर दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जहाँ पर देख लीजिए क्या होता है कि 1/√μ नॉट और इप्सिलॉन नॉट का कॉम्बिनेशन आता है। म्यू नॉट और इप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर परमिटिविटी और परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दिया गया है। तो बच्चों, मैक्सवेल के इक्वेशन के हिसाब से इसका फाइनल आंसर हमें मिलने वाला है स्पीड ऑफ लाइट। तो कोई एफर्ट्स एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है कि म्यू नॉट और इप्सिलॉन नॉट के अलग अलग डायमेंशंस निकाले जाए। अगर ये स्पीड से रिलेट कर रहा है तो आपको पता है लाइट का स्पीड हो या स्पीड हो तो स्पीड का डायमेंशन बच्चों m⁻0, ये l1 और t⁻−1 आता है। ये दूसरी चीज़ समझ में आ गई है। या फिर अगर कोई म्यू नॉट और इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछे तो डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी हमें पता चल गया है 1/√μ नॉट इप्सिलॉन नॉट इज समवेयर रिलेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ 1/μ नॉट इप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और यहाँ पर c² आ जाएगा। देयरफॉर म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट कैन बी इक्वल टू 1/c²। और अगर लाइट की स्पीड ही हमें पता है तो स्पीड का डायमेंशन अगर बात करें तो m0, l1 और t⁻−1 इसका स्क्वायर। तो बच्चों ये आ जाएगा, यहाँ पर m0, l2 और t⁻2 आ जाएगा, जो कि ऊपर जाने के बाद, अभी m0 को नहीं लेता हूँ मैं, ऊपर जाने के बाद l⁻−2 हो जाएगा और t⁻2 हो जाएगा। तो देखिए ना, एक बार अगर मुझे ये चीज़ पता है तो मैं इससे रिलेटेड कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ तैयार। अच्छा, इसके अलावा चलो, जो पॉइंट चल रहा है उसी पर मैं और एक चीज़ यहाँ पर बच्चों ऐड कर देता हूँ। क्या ऐड करना है समझ लो। यहाँ पर जब कभी स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट और इप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, मतलब रूट में म्यू नॉट और इप्सिलॉन नॉट इनका रेशो आ जाए, तो यस, इनको आपको रिलेट करना है रेजिस्टेंस से। मतलब इसका जो डायमेंशन है, दैट डायमेंशन इज दैट ऑफ रेजिस्टेंस, तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या है? चलिए वो भी निकाल देते हैं। तो जैसे हमें ओहम्स लॉ पता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों होता है वर्क डन ओवर यूनिट चार्ज। और करंट जो होता है ना, करंट जो होता है, तो करंट को मैं करंट एम्पियर एज इट इज़ लिख देता हूँ, एज इट इज़ लिखना है मुझे। और आर, क्योंकि देखिए एसआई सिस्टम में डायमेंशन ऑफ करंट दिया गया है, तो अगर आर का डायमेंशन मुझे निकालना है तो मुझे ये पता चलेगा वर्क डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बच्चों आ गया चार्ज और उसको मल्टीप्लाई आ गया करंट। अच्छा,
वर्क का डायमेंशन क्या होता है, m1 l2 t-2। चार्ज का होता है बच्चों a1 t1 और करंट का होता है a1। तो उस हिसाब से अगर काम करे तो m1 l2 t-3 आ गया, और a यहाँ पर a और यहाँ पर a, इनका पावर 2 था तो ये ऊपर जाने के बाद हो गया -2। तो वैसे ही आपको जैसे रेजिस्टेंस का डायमेंशन अगर निकालते आता है तो डेफिनेटली √μ0/ε0 के डायमेंशन को भी आप मैच कर सकते हो, किससे, रेजिस्टेंस से। तो ये भी m1 l2 t-3 और a-2 ही आना चाहिए। ठीक है, ऊपरी तौर पर ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है आपको। ओके, उसके बाद में आपने पूरा सिलेबस जैसे पढ़ा होगा तो इसमें ऐसी चीज़ें आती होगी जैसे कि ½ε0 e²। ये एक फार्मूला कभी आपने देखा होगा। आपने इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है पर यूनिट वॉल्यूम, इसका फार्मूला b²/2/μ0 भी डिराइव किया होगा। या फिर ½LI², इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है, उसको डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दो। देखिए इनमें तीनों में एक स्पेशलिटी है, ये तीनों के दिनों बच्चों है एनर्जी डेंसिटी। क्या है, एनर्जी डेंसिटी। तो अगर एनर्जी डेंसिटी है तो इसका मतलब है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और अगर ऐसे है तो एनर्जी का डायमेंशन m1 l2 t-2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है बच्चों l3। तो ये फाइनली हो जाएगा m1, क्योंकि l3 ऊपर गया तो -3 हो जाएगा, इस 2 के साथ इंटरेक्ट किया तो -1, राइट, और t-2। तो इस तरीके से हमें इसके डायमेंशन निकालते आ सकते हैं। ठीक है, बाद में ऐसी भी काफ़ी सारी टर्म है, जैसे कि मैग्नेटिज्म में आप फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड जो था तो QV भी फॉर्मूला आता है। या फिर बाद में कंडक्टिंग वायर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो BIL ये फॉर्मूला आता है ना। या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि QVB इसका प्रोडक्ट, या फिर BIL ये प्रोडक्ट, या फिर QE ये प्रोडक्ट, इन सारे के डायमेंशंस अगर बात करें तो ऑल दीज आर रिलेटेड टू व्हाट, फोर्स। यहाँ देखिए बच्चों, V फॉर वेलोसिटी होगा, B फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, Q फॉर चार्ज होगा। अननेसेसरी इनको रखना नहीं है। कई बार आपके फार्मूले अगर लर्न हो, याद हो, तो उसी से आपका आधा से ज़्यादा काम होने वाला है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। ये पॉइंट, चलिए ई पॉइंट है ना। जैसे कि कई बार रेनॉल्ड नंबर आ जाएगा, ये तो लिखना ही नहीं है एक्चुअली, अगर पूछा जाए तो रेनॉल्ड्स नंबर, या फिर साउंड की जो स्पीड से रिलेटेड होता है माच नंबर। साउंड की स्पीड मतलब क्या हो रहा है, एक्चुअली एरोप्लेन की जो स्पीड होती है उसको साउंड के स्पीड से कंपेयर किया जाता है, तो दैट इज़ माच नंबर। या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें डायमेंशन लेस बनती है। ये सारी की सारी चीज़ें डायमेंशन लेस बनती है। उसके अलावा जैसे कि फोर्स है, वेट है, ये तो बताने वाली चीज़ ही नहीं एक्चुअली, टेंशन है, थ्रस्ट है ना। या फिर अगर कहीं एनर्जी ग्रेडियंट बताया दिया जाए तो इन सारे के सारे को मिला के अगर डायमेंशन वाइज बात किया जाए तो यस, ये फोर्स से रिलेट कर रहा है, m1 l1 t-2, करेक्ट है। उसके अलावा बच्चों देखिए, वर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन और सरफेस टेंशन का डायमेंशन। सरफेस टेंशन का डायमेंशन, देखिए टेंशन नहीं है, सरफेस टेंशन है। इन सारों का अगर एक्सट्रीमली सॉरी, सरफेस टेंशन का नहीं होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया। टॉर्क, मुझे टॉर्क बताना है। टॉर्क, देखिए वर्क, एनर्जी और यहाँ पर बच्चों टॉर्क, ठीक है।
तो टॉर्क अलग क्वांटिटी है, रोटेशनल से रिलेट करती है, और वर्क एनर्जी जो है बच्चों स्केलर है। लेकिन अगर डायमेंशन वाइज देखा जाए तो यस, इनके सारे के डायमेंशन m1 L2 T-2 बनने वाले हैं। क्लियर हो रहा है? m1 L2 T-2 बनने वाला है। क्लियर हो रहा है? उसके अलावा देखिए ना, अगर वेव नंबर है, वेव नंबर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इन मीटर, या फिर पावर ऑफ लेंस है, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर हम लोग लेते हैं, या फिर रिडबर्ग कांस्टेंट है, जो कि आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से रिलेटेड आएगा। इन सारे के सारे का डायमेंशन L⁻⁻1 होता है। और लास्ट में एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होगी यहाँ पर, मैथमेटिकल पार्ट्स में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हो गए या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो उसमें देखिए जैसे साइन और इसका ब्रैकेट दिया है, तो ब्रैकेट भले ही जो कुछ भी अंदर हो बच्चों, दैट एंटायर टर्म इज डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस होनी चाहिए। एज एन एग्जाम्पल साइन में लेता हूँ ω_t प्लस या माइनस kx, तो प्लस माइनस है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बताता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ में या तो ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है ना। तो अभी ओमेगा जो है ये क्या होना चाहिए, तो क्योंकि देखिए क्या होगा अगर ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, मुझे टी फॉर टाइम दिखता है, एक्स फॉर डिस्टेंस दिखता है, तो टाइम और डिस्टेंस ऐड नहीं हो सकते। तो ओमेगा का रोल जो है बच्चों, तो ओमेगा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम की तरह काम करेगा, ताकि ये टाइम और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम कैंसिल हो जाए। फिर उसी तरीके से के जो होगा ये पर मीटर मतलब लेंथ का इन्वर्स उस तरीके से काम करेगा, ताकि के की वैल्यू और एक्स की वैल्यू लेंथ डायमेंशनलेस हो जाए। जैसे देखिए ना ω_t, तो ओमेगा का डायमेंशन T⁻⁻1 और टाइम का t, तो बच्चों ये T⁻0 हो गया। उसी तरीके से kx के बारे में बात करें तो k का डायमेंशन L⁻−1 और x का डायमेंशन L⁻1, तो ये वापस से L⁻0 हो गया। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बस यही लॉजिक आपको अप्लाई करना है लॉग पर। लॉग ऑफ जो कोई अंदर ब्रैकेट होगा दैट एंटायर टर्म इज डायमेंशनलेस, या फिर एक्सपोनेंशियल पावर जो होगा बच्चों दैट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस होनी चाहिए। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली है, इसको समझ लो एक एग्जाम्पल के तौर पर। अभी मैं यहाँ पर जैसे देता हूँ कि मान लो कोई एक एग्ज़ाम्पल तैयार करते हैं या रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो चलिए जैसे देखिए ये इंडक्टर है और ये R है, ये C है और ये वोल्टेज है। ये इंडक्टर है, यहाँ पर ये रजिस्टर मैंने ले लिया, ये कैपेसिटेंस होगा, ये कैपेसिटर से रिलेटेड और ये वोल्टेज से रिलेट कर रहा है। इनका मुझे डायमेंशन निकालना हो तो तो क्या किया जाए। तो देखिए बच्चों क्या होगा, आपको पता है L/R जो था ये तो टाइम से रिलेट कर रहा है, सही है। और जो CV है तो आपको पता है Q = CV, ये कब पढ़ा है आपने, ये कैपेसिटेंस में पढ़ा होगा आपने। तो यस CV का मतलब चार्ज से रिलेट कर रहा है, तो L/R और CV को अलग लिख दूँ तो ये बच्चों टाइम से रिलेटेड और नीचे चार्ज से रिलेट कर रहा है। और टाइम डिवाइडेड बाय चार्ज अगर बात करें, क्योंकि ये करंट अगर बात करें तो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, सो रेसिप्रोकल ऑफ करंट मिल जाएगा टाइम अपॉन चार्ज, रेसिप्रोकल ऑफ करंट मिल जाएगा, राइट। तो ये रेसिप्रोकल ऑफ करंट, तो इसका डायमेंशन बच्चों आने वाला है A⁻⁻1।
है ना। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली है, ये सारी चीज़ें समझने वाली है, इसको धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, तो एक बार रिवाइज़ कर लो, ये कोई शॉर्टकट है आपके नोटबुक में।